डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। मेरे साथियों, हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के लिए लगातार पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट या सॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित है। इसमें भी केवल 80 एमसीक्यू शामिल हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए। आगे बढ़ने से पहले वही पुराना आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिस सेट नंबर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट ये 7 है। इससे पहले ऑलरेडी हम बहुत सारे सॉल्व पेपर या प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं और मैराथन क्लास भी है और कल या परसों पॉलिटिकल थियरी की मैराथन क्लास करेंगे। और फिर इसी क्रम में हम लोग सोच रहे हैं कि जो टीआरई 1 का पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है या टीआरई 2 का क्वेश्चन पेपर है उसको भी सॉल्व किया जाए ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, यानी नेगेटिव लिबर्टी की जो बात कर रही है, बात हो रही है क्या है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? विधि की बाध्यताओं का भाव, बाहरी बाधाओं का भाव, अपने स्वयं के शुभ के अनुसरण की स्वतंत्रता या विकल्प चयन की स्वतंत्रता। तो याद रखिए कि नकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि विधि की बाध्यताओं का अभाव, यानी व्यक्ति के मामले में या व्यक्ति या राज्य की तरफ से व्यक्ति के मामले में जो कानून है कम से कम उसके कानून का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए या जो राज्य का हस्तक्षेप है कम से कम हो या न के बराबर हो। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नौ उदारवाद मुख्यतः निम्नलिखित में से किस बात पर बल देता है? नौ उदारवाद मुख्य रूप से किस बात पर बल देता है या किस पर बल देता है? देखिए आप, तो जो न्यू लिबरलिज्म है, नौ उदारवाद, वो बाजार दक्षताओं को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नियोग के रूप में स्थान देना और राज्य की सीमित भूमिका के लिए तक देना है। राज्य की जो सीमित भूमिका या राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, सबको खुला छोड़ देना चाहिए, यह है नौ उदारवाद। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहुलवादी विचारक संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा का विरोध क्यों करते हैं? तो बहुलवादी विचारक राज्य की जो परंपरागत संप्रभुता है इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि राज्य की एक तत्वीय स्वरूप और अखंड प्रभुसत्ता का विरोध सामाजिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए राज्य के साथ साथ अन्य सामाजिक संस्थाओं की भूमिका को भी महत्व दिया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अन्य संघ उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, समानता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी समानता उदारवादी अभिप्राय के साथ सुसंगत नहीं है? तो कौन? तो याद रखिए कि उदारवादी आर्थिक समानता की बात नहीं करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि बाद में सकारात्मक उदारवादियों ने सामाजिक आर्थिक समानता की बात की है। आर्थिक समानता मूलतः समाजवादी विचारधारा से संबंधित है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो डी सम्मिलित नहीं उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से सही है? तो देख लीजिए। तो देखिए, ऐसे ही बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो और गलत हों। तो जो जॉन लॉक के हिसाब से जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा कि पहले तो प्राकृतिक अवस्था की बात करता है, फिर वो समझौते की बात करता है, फिर नागरिक समाज की स्थापना होती है, फिर नागरिक समाज स्थापित होने के बाद नागरिकों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस एक से नागरिकों की स्वतंत्रता का उत्तरोत्तर अतिलंघन होता है? किसकी वजह से? ऑप्शन देखिए आप, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो, एक केंद्रीकृत नौकरशाह राज्य से, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली के विपरीत एक केंद्रीकृत नौकरशाह राज्य से नागरिकों की स्वतंत्रता का उत्तरोत्तर उल्लंघन होता है, क्योंकि राज्य नौकरशाहों के हाथों में रहता है और वे जनता के प्रति पूर्ण जिम्मेदारी को वहन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको मैच करना है। तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही किससे संबंधित है? तो ये आपकी साम्यवादी विचारधारा से संबंधित है। अधिकारों की स्वीकारोक्ति किस में है? तो उदारवाद में है। और राज्य का महिमा मंडन जो होता है फांसीवाद में, और राज्य का समानता विरोध अराजकतावादी करते हैं।
तो इस हिसाब से जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार मार्क्सवाद का अभिन्न भाग है। तो मार्क्सवाद का जो अभिन्न भाग है वो भौतिक द्वंद्ववाद, ये जो भौतिक द्वंद्ववाद है ये मार्क्सवाद का अभिन्न भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि मार्क्सवाद की आधारशिला क्या है। तो मार्क्सवाद की जो आधारशिला वो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या इतिहासवाद की भौतिक संकल्पना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें से आपको सही कथन बताना है। सही कथन बताना है आपको इसमें से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फांसीवाद को एक उग्र सर्वाधिकारवादी राज्य के पक्षपोषक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यानी फांसीवाद को एक उग्र सर्वाधिकार राज्य के पक्षपोषक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सही है। हिटलर और मुसोलिनी ने राष्ट्रवाद के महत्तर और उच्चतर आदर्श के नाम पर वर्ग द्वंद्व से परे जाने का प्रयास किया। सही है, ये सही है, पहला और दूसरा सही होगा। तीसरा देखिए जरा कि फांसीवाद ने पूंजीवाद को स्वीकार किया परंतु कल्याणकारी राज्य के आदर्श के प्रति उसकी अधीनता पर बल नहीं दिया। फांसीवाद ने पूंजीवाद को स्वीकार किया परंतु कल्याणकारी राज्य के आदर्श के प्रति उसकी अधीनता पर बल नहीं दिया, ऐसा नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है, पहला और दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित विद्वानों में से कौन प्रारंभिक समाजवाद जिसे कभी कभी आदर्श समाजवाद कहा जाता है से संबंध है। तो इसमें से एक तो आपका रॉबर्ट ओवन है, सेंट साइमन है और चार्ल्स फूरियर है। ये चार्ल्स फूरियर होंगे, लेकिन चौथा प्रूदो नहीं है। तो ऑप्शन जो सही आंसर होगा वो 1 2 3 यानी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से समाजवाद की अंतिम सांस्कृतिक क्रांति के विचार का प्रवर्तन किया किसने किया। तो माओ त्से तुंग के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये सांस्कृतिक क्रांति की बात करने वाले कौन है आपके, माओ त्से तुंग। क्वेश्चन नंबर 13 मार्क्सवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विकास को वेग प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता है। देखिए तो है आपका वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल या वर्ग विरोध। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है। किस आधार पर, तो भौतिक शक्तियों के आधार पर। ऑप्शन ए। हीगल में ये विचार है और मार्क्स में ये पदार्थ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक घाटे के साथ संबंध है। तो डेमोक्रेटिक डेफिसिट है, उसके साथ कौन संबंधित है, तो है लोकतांत्रिक संस्थाओं का अभाव। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 नौ उदारवाद ने सर्वाधिक बल किस पर दिया। तो जो न्यू लिबरलिज्म है सबसे ज़्यादा बल आपका एनजीओज पर देता है, यानी गैर राज्यकर्ताओं की भूमिका पर के महत्व पर वो ज़्यादा बल देता है नौ उदारवाद। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रांस में राष्ट्रपति और सरकार के बीच संबंधों की जटिलता का क्या कारण है। क्या कारण है, इसलिए जटिलता का जो कारण है कि सरकार के अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणालियों का मिश्रण। तो जो फ्रांस की संवैधानिक व्यवस्था है अध्यक्षात्मक, सेमी प्रेसिडेंशियल और सेमी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किसके साथ सुसंगत विधियों के अधिनियम के लिए प्रतिनिधिक लोकतंत्र सर्वाधिक उपयुक्त सरकार है। निम्नलिखित में से किसके साथ सुसंगत विधियों के अधिनियम के लिए प्रतिनिधिक लोकतंत्र सर्वाधिक उपयुक्त सरकार है, तो है जनतंत्र के लिए, यानी लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 कि नौ उदारवाद किसका प्रवर्तक है। तो नौ उदारवाद जो है न्यू लिबरलिज्म वो आपका किसका प्रवर्तक है, तो राज्य की शक्तियों का निष्प्रभावीकरण। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। राज्य की शक्ति को कम से कम वो प्रयोग में लाना चाहता है नौ उदारवाद। 20 देखिए कि निम्नलिखित संविधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं
वो आपको बताना है कि जर्मनी के संविधान से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बुंदेस्टाग में स्थानों की संख्या परिवर्तनीय है तथा बुंदेस्टाग के सदस्य 5 वर्ष की कालावधि के लिए निर्वाचित होते हैं। 5 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। तो ये पहला कथन हो जाता है गलत। संघीय राष्ट्रपति बुंदेस्टाग द्वारा 5 वर्ष की कालावधि के लिए चुना जाता है, बिल्कुल नहीं, वो भी 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, ये भी गलत। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपको मैच करना है, एक तरफ विचार है और एक तरफ उससे संबंधित विचारक हैं। तो समूह सिद्धांत की बात करने वाले सबसे पहले कौन हुए? AF आर्थर बेंटल साहब। बहुतंत्र की बात करने वाला कौन है? रॉबर्ट डहल है। और अभिजन सिद्धांत की बात करने वाला गिटानो मोस्का। और शक्ति अभिजन की बात करने वाले सी राइट मिल्स है। तो इस हिसाब से जो सही कथन होगा वो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश सिविल सेवा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से जो सही कथन को आपको ऑप्ट करना है कि इस ब्रिटिश सिविल सेवा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नॉर्थ कोर्ट ट्रेवलिंग रिपोर्ट ने भर्ती के योग्यता तंत्र की संस्तुति और ब्रिटेन के उच्च सिविल पदों पर सामान्य संवर्ग का विरोध किया। विरोध नहीं किया था बल्कि समर्थन किया था, ये गलत हो गया। नॉर्थ ट्रेवलिंग रिपोर्ट ने समर्थन किया, न कि विरोध। ये पहला कथन गलत हुआ। दूसरा, फुलटन समिति ने सामान्य सेवा की आवश्यकता पर बल डाला और वह ब्रिटिश सिविल सेवा में विशेषज्ञों की आगमन के पक्ष में नहीं था। आगमन के पक्ष में नहीं था, तो दूसरा भी आपका गलत है। ठीक, तो इस हिसाब से दोनों कथन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, चीन के संविधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से जो सही कथन वो आपको चूज करना है। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस संविधान में संशोधन कर सकती है तथा वह 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होती है, सही है। नेक्स्ट है कि स्टेट काउंसिल सर्वोच्च कार्यपालिका अंग है तथा इसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री तथा राज्य परिषद पार्षद सम्मिलित होते हैं, दूसरा भी सही है। तो इस हिसाब से पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से संघवाद के विषय में सही है, ये आपको बताना है। संघवाद के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो इससे संरक्षण तथा सह संकल्प ध्वनित होते हैं, सही है। यह सरकार, नौकरशाही तथा संसद पर अतिरिक्त नियंत्रण का प्रावधान करता है, सही है। यह शासन और प्रक्रिया को प्रतियोगी हितों के बीच सामंजस्य और समन्वय का निरंतर नियत कार्य बना देता है, सही है। चौथा देखिए, यह विधि और प्रशासन की एकरूपता सुनिश्चित करता है, बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप अमेरिका में, USA में देखते हैं, राज्यों में अलग विधि और शासन है और केंद्र में अलग है। इस वजह से चौथा गलत हो जाता है। तो इसमें जो सही कथन होगा केवल 1, 2, 3 यानी बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी फ्रांस की पंचम गणराज्य की स्थापना के लिए उत्तरदायी थी? तो था आपका कौन सा? तो अल्जीरियाई संकट, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में किसी उम्मीदवार को आवश्यक बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसे है? तो किसे है? निर्वाचक समूह, निर्वाचक मंडल, प्रतिनिधि सभा या सीनेट। ये पिछली बार TRE 2 का प्रश्न है, TRE 2 में ये प्रश्न आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिनिधि सभा। यदि राष्ट्रपति चुनाव में किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, तब जिन 3 उम्मीदवारों को सर्वाधिक वोट मिले हों उनमें से एक को प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति पद के लिए चुन लेती है। 3 नहीं, 2 होगा, 2। तो ऑप्शन सी होगा प्रतिनिधि सभा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा सही, सही कथन बताना है। तो कि दक्षिण अफ्रीका
गणराज्य संविधान में संशोधन कर यह उपबंध रखा गया है कि संवैधानिक न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति 10 वर्ष की अनवीकरणीय कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु तक के लिए होगी। बिल्कुल नहीं, 10 वर्ष तक नहीं है ये, बल्कि 12 वर्ष तक है, याद रखिएगा। तो पहला गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक सदन द्वारा कोई विधेयक अस्वीकार कर दिया जाए तब उसे दोनों सदनों नेशनल असेंबली तथा राष्ट्रीय प्रांतीय परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस के पास मध्यस्थता समिति मीडिएशन कमेटी के द्वारा विचार के बाद वापस भेजा जाता है। सही है, दूसरा सही है, पहला गलत हुआ। इसमें केवल 2 सत्य होगा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। तो अमेरिकी कांग्रेस ब्रिटिश संसद की भांति एक संप्रभु विधायिका है, एक संप्रभु विधायिका है, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश संसद सबसे ज़्यादा संप्रभु है, लेकिन कांग्रेस जो वहाँ की कांग्रेस, अमेरिका की कांग्रेस, ऐसा ब्रिटिश संसद की भांति वो संप्रभु नहीं है। तो पहला गलत है। द्विसदनात्मकता को उस समय एक नया आधार मिला जब 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इसे परिकल्पित किया। तो दूसरा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने सहयोगी निर्भर विकास की संकल्पना का प्रयोग किया? किसने? ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो डैन सैंटोस के द्वारा सहयोगी निर्भर विकास की वकालत की गई। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक एकात्मक व्यवस्था को वर्णित करता है? तो एकात्मक व्यवस्था को वर्णित करने वाला जो है कौन सा है कि जहाँ प्रादेशिक प्रभाग केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ अभिकरण होते हैं। ये राइट आंसर होगा, जैसा कि इंग्लैंड में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक शासन और राजनीतिक अध्ययन में आगत निर्गत विश्लेषण का प्रारंभ किया? यानी इनपुट आउटपुट का किसने सबसे पहले इसमें प्रयोग किया, जब उसका एनालिसिस किया? तो ये है आपकी सभी को पता है कि डेविड स्टन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32, निम्नलिखित में से किसने सरकारों के अध्ययन में आर्थिक उपागम का प्रयोग किया? तो सरकारों के अध्ययन में आर्थिक उपागम का प्रयोग करने वाले चार्ल्स शुम्पीटर है, भूलना नहीं, आपको ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, डब्ल्यू रोस्टो के अनुसार आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? ये प्रश्न देखिए लगातार 2 बार आया रोस्टो के इस सिद्धांत से। TRE 1 में भी प्रश्न आया है इससे और TRE 2 में भी प्रश्न आया। तो 33 का आंसर होगा कि सी, परंपरागत समाज उत्कृष्ट की पूर्व दशाएं, उत्कृष्ट परिपक्वता और अभियान, उच्च जन उपभोग का युग और गुणवत्ता की खोज। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और उनकी पुस्तक का याद रखिए, इनकी पुस्तक का नाम है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि संघीय और प्रांतीय सरकारों के बीच वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले देखिए, जैसा कि संघों के इतिहास से सुस्पष्ट है, अवशिष्ट शक्तियों की अवस्थिति और सरकार की शक्तियों के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं है। ये कथन आपका सही है, ठीक। तो दूसरा देखिए ऑप्शन कि अमेरिकी संविधान के वाणिज्य खंड के अंतर्गत अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में अत्यधिक केंद्रीकरण हो चुका है। तो ये भी सही है आपका, दूसरा भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। क्योंकि संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियों की स्थिति स्पष्ट नहीं, क्योंकि यह शक्तियाँ कभी केंद्र में तो कभी राज्यों में स्थापित की गई हैं। ये कोई स्पष्ट नहीं है, तो सही है। तो 1 और 2 दोनों सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए तंत्र उपागम का प्रतिपादन किया? यानी तंत्र मतलब सिस्टम अप्रोच, व्यवस्था उपागम उसी को बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका किसने? सी, मैकलेन ने किया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कि 36 है कि निम्नलिखित में से किस एक का नव्य अधिकार द्वारा औचित्य ठहराया गया? निम्नलिखित में से किस एक का नव्य अधिकार द्वारा औचित्य ठहराया गया है? तो है आपके कौन?
कि कल्याण राज्य के साथ मुक्त बाजार समाज, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल संघर्ष की ऐसी स्थिति जिसमें सभी प्रतिद्वंदी विभिन्न मात्राओं में लाभ की स्थिति में रहते हो का वर्णन करता है, कौन सा है वो? तो है जीरो सम गेम की स्थिति यानी शून्य योगफल की स्थिति, सी। क्वेश्चन नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निम्नलिखित उपागमों अथवा प्रतिमानों में से कौन सा राज्य एक पात्र की भूमिका को महत्व नहीं देता? कौन सा उपागम? तो है डिपेंडेंसी मॉडल या पराश्रिता प्रतिमान, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से सही कथन आपको बताना है कि राजनीतिक विज्ञान में निर्णय निर्माण अध्ययन वे अध्ययन है जो किसी विकल्प के संदर्भ में प्रासंगिक सभी कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और न कि केवल निर्णय निर्माताओं के औपचारिक विधायी संबंधों पर। तो इसमें जो सही आंसर होगा, एक तो केवल आपका पहला सही है, पहला सही होगा। दूसरा, रिचर्ड स्नाइडर के अनुसार निर्णय विश्लेषण परिवर्तनशील अवस्थिति पर विचार करने में समर्थ नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग थ्योरी से रिचर्ड स्नाइडर जुड़े हुए, तो दूसरा गलत हो जाता है, पहला सही और दूसरा गलत। तो इसमें ए राइट आंसर होगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, याद रखिए, बेहद में भूलना नहीं है आपको। तो जॉन रॉल्स जो है वो कहते हैं कि जो न्याय सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम गुण है, जॉन रॉल्स, थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? मतलब प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन सा इसमें से नहीं है? तो जर्मी बेंथम नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। और याद रखिए कि प्राकृतिक अधिकारों को बकवासों में भी बकवास बोलता है, ये आलोचना करता है, तो ये नैसर्गिक अधिकारों का समर्थक नहीं है। बेंथम ये उपयुक्तवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सर्वाधिक शक्तिशाली का हित अरस्तु, ये सुमेलित नहीं है। कौन कहता है? बल्कि ये थ्रेसिमेकस का कथन है, न कि अरस्तु का, तो डी सुमेलित नहीं हुआ, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, कि रॉल्स के सिद्धांत में अधिकार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है जॉन रॉल्स के सिद्धांत में अधिकार? तो ये फल निरपेक्षतावाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से जो सही कथन है उसको आपको चूज करना है। कि मोस्का ने सभी सरकारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया, सामंतवादी और अधिकारी तंत्र, सही है। मैक्स वेबर ने सत्ता की 3 श्रेणियों को परिचिह्नित किया, कृष्णमाई, पारंपरिक, वैधानिक, तार्किक, सही है। पहला दूसरा कथन सही हुआ आपका। तीसरा ऑप्शन देखिए कि जॉन स्टुअर्ट मिल वह पहला विद्वान था जिसने नौकरशाही शब्द का निर्माण किया, बिल्कुल नहीं, विंसेंट डी गॉर्डनी थे ये, न कि फिर उसके बाद मैक्स वेबर, तीसरा गलत हुआ। चौथा, फ्रेडरिक एंजल्स ने इंग्लैंड के श्रमिक वर्गों की दशा पर प्रारंभिक पुस्तकों में से एक का लेखन किया, सही है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 4, तीसरा गलत है, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, डायसी के विधि के शासन से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा निर्दिष्ट है? कौन सा निर्दिष्ट है? तो डायसी के अनुसार विधि के शासन सब नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन ए, विधि के समक्ष समता तथा विधि द्वारा शासन। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछ रहा, सुमेलित नहीं है। कार्ल मार्क्स, गुडरिच, सही है। हेराल्ड लास्की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, सही है। अरस्तु स्टेट्समैन, ये इसकी रचना नहीं बल्कि किसकी रचना है? प्लेटो की रचना है, याद रखिएगा। तो ये डिसमैच हुआ। कार्ल पॉप, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एन, ये पुस्तक का नाम आपको भूलना नहीं है, कई बार पूछ चुका है। तो ये अरस्तु का नहीं बल्कि प्लेटो की रचना है, द स्टेट्समैन। क्वेश्चन नंबर 47, ये आपको मैच करना है, प्रस्तावक और संकल्पना से संबंधित है। देखिए, तो डेविड स्टन किससे संबंधित है? आपके मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, ठीक। हैंस मार्गेनथाउ, इनका कहना है कि ये जो
शक्ति के लिए राजनीति यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पावर को ज़्यादा महत्व देते हैं ये। लासवेल और मार्टिन कप्लान का जो संघर्ष है किससे संबंधित है, तो है आपका शक्ति तथा सहभागिता के लिए। माइकल फुको किसे ज्ञान शक्ति है, याद रखिए ये कोट याद रखिए, कौन कहता है, ज्ञान ही, नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है, माइकल फुको का कोट है। इस हिसाब से डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 48। निम्नलिखित में से किस विचारक ने शक्ति के उत्पादक आयाम पर बल दिया है, कौन है वो, तो है आपके कार्ल मार्क्स। ये आपको मैच करना है विचारक और उपागम। तो जर्मी बेंथम आप सभी को पता है कि ये उपयुक्तवाद से संबंधित है। तो आपको इसमें क्या करना है कि राजनीतिक विचारक को सूचित प्रमुख उपागम के सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है आपको। तो जर्मी बेंथम ये उपयुक्तवाद से जुड़ा हुआ है, तीसरा। और जो एडमंड बर्ग है फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की इसने। बार बार पूछा जाता है कौन सा ऐसा विचारक है जो फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करता है, तो है आपका एडमंड बर्ग। जॉन लॉक का क्या काम है, तो जॉन लॉक का काम था कि तर्क, सर्वोच्चता, तंत्र की अस्वीकृति तथा राजनीतिक निरंकुशतावाद। ठीक। जीन जैक रूसो 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी समाज की निष्ठुर आलोचना की इसने। तो इसका जो सही आंसर होगा 49 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, गैर संघीय समूहों का निर्माण किस आधार पर होता है। तो गैर संघीय समूहों का जो निर्माण है उसका आधार है आपका संगोत्रता। क्वेश्चन नंबर 51, राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन मॉरिस डुवर्जर द्वारा किया गया। मॉरिस डुवर्जर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो था संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा क्रिप्स योजना को अस्वीकार करने का कारण क्या था, कौन सा कारण था, न तो ए न ही बी, इसलिए इसने अस्वीकार किया आईएनसी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कि इसने प्रत्यक्ष तौर पर विभाजन की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम विजयी गठबंधन के सिद्धांत से संबंधित है, तो है आपके विलियम एच राइकर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दल को अल्पतंत्र के लौह नियम के रूप में परिभाषित किया, आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की। ये भी आपको नहीं भूलना है, बार बार पूछा जाता है। तो ये है रॉबर्ट मिशेल। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसने नागरिक समाज को एक विचारधारात्मक अनुक्षेत्र के रूप में सिद्धांतीकृत किया है, किसने, तो है आपके एंटोनियो ग्राम्सी। क्वेश्चन नंबर 56, ये आपको मैच करना है, एक तरफ है विशेषताएं और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित अधिनियम, किस अधिनियम की कौन सी विशेषताएं थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की ये शासन की संघीय योजना, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की योजना थी। प्रांतों में द्वैध शासन जो है ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जो कि 1919 में आया, प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आप सभी को पता है, पार्लियामेंटो सुधार 1909 का। अब कठोर केंद्रीकरण की बात कब की गई, तो ये 1861 का था। 1861 में कठोर केंद्रीकरण की व्यवस्था की गई, एक का दूसरा। ठीक। तो आप आंसर मिला लीजिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक गठबंधन के अपने सिद्धांत में आकार के सिद्धांत को प्रमुखता दी, किसने, तो विलियम राइकर महोदय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम राइकर। क्वेश्चन नंबर 52, ये फिर से मैचिंग है, अनुसूची और उससे संबंधित प्रावधान। तो तीसरी अनुसूची जो है शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है, एक का। तीसरा 7वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित, संघ सूची एवं राज्य सूची से संबंधित है।
हाँ, ये क्या आपका शक्तियों का विभाजन। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं की शक्तियों और प्राधिकार, ठीक। और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, एक मिनट मैं गलत मिला दिया, रुकिए, जो आपकी 9वीं अनुसूची है भारत में भूमि सुधार से संबंधित है, सॉरी, जो भारत में 9वीं अनुसूची भारत में भू सुधार, 9वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची देखिए आपकी ये है शपथ व प्रतिज्ञान। और 7वीं अनुसूची केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन, ठीक। 9वीं अनुसूची भारत में भू सुधार कानून, ठीक। और 12वीं अनुसूची है ये आपके नगर पालिकाओं की ये शक्तियाँ प्राधिकार, ठीक। ये हो गया, तो ए इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 59, किस वायसराय के काल में गला घोंटू अधिनियम के रूप में जाना जाने वाला दमनकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया? तो किस वायसराय के कार्यकाल में? तो ये था आपका लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है? कौन सा एक कथन सत्य है? तो उस रीति से और उन आधारों पर जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, कि देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी पदावधि समाप्त होने से पहले हटाया जा सकता है। तो किस रीति से? जिस रीति से और उन आधारों पर जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, तो 61 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की रियासत समिति का अध्यक्ष था? तो संविधान सभा की रियासत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। 62 कि ये आपको मैच करना है। देखिए, तो जो संचालन समिति थी, क्या पूछा है? संविधान सभा और जो संचालन समिति है कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मूल अधिकार की उप समिति जो है ये JB कृपलानी थे। और संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से कौन से संशोधन ने राजनीतिक दल बदल को नियंत्रित करने का प्रयास किया? तो कौन था वो? तो ये था आपका 52वां संविधान संशोधन 1985। क्वेश्चन नंबर 64, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1945 को सीधी कार्रवाई दिवस क्यों मनाया? इसलिए मनाया उसने कि पाकिस्तान के निर्माण की मांग को उभारने के लिए। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, ये आपको मैच करना है किससे? तो कटौती प्रस्ताव किससे संबंधित है? ये आपके बजट में प्रस्तावित कोष को कम करने की मांग से है। तो ये होगा दूसरा। और गिलोटिन क्या है? तो निर्णय पर पहुंचने की पद्धति है, ठीक। मत विभाजन होता है तो बहस की समाप्ति, और व्यवस्था का जब प्रश्न आता है तो आप उसमें प्रक्रिया संबंधी नियमों का प्रवर्तन करते हैं। जो सही आंसर होगा वो होगा सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान के भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंध है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो है आपका डी, अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको कौन सा कथन सही है उसमें से आपको चूज करना है। तो कि राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची के इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होता है। सही है, पहला सही है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा और संघ राज्य क्षेत्रों की वह संस्था जो विधायिका के रूप में कार्य कर रही हो कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। सही है, दोनों कथन सही है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एक और दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? प्रमुख विशेषताएं क्या थी? भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रांतीय स्वशासन, केंद्रीय मध्यवर्ती शासन
राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति और अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण, चारों विशेषताएं हैं, चारों ऑप्शन 1935 की विशेषता है। तो डी होगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। तो ये है आपके रूसो। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो यह है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, जो कि आपने जापान से ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 71, संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सी राइट आंसर होगा। 72, यह किसने कहा कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरास में बना था? ये भी क्वेश्चन आपका बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये है पॉल ब्रश का कथन है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पॉल ब्रश वाशिंगटन विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर एमरिटस हैं। उन्होंने 1961 में भारतीय उपमहाद्वीप का अध्ययन किया है। उनकी भारतीय शासन पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, आपको जानना चाहिए। पॉल ब्रश। क्वेश्चन नंबर 73, गैरेट हार्डिन द्वारा स्पष्ट किया ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किससे संबंधित है? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स गैरेट हार्डिन जो उनकी संकल्पना है किससे संबंधित है? तो यह आपका वातावरण से। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का विस्तार से परिनिरीक्षण करता है? तो कौन है? तो है आप ये लोक लेखा समिति, ठीक, पीएससी जिसको बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन प्रावधान भारत का अनुच्छेद 349 द्वारा प्रदत्त है? कौन? 300, इसमें 249 में क्या है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 249 आपको याद रखना चाहिए। और इसके साथ साथ 250 भी। तो इसका जो सही आंसर होगा केवल 249 से संबंधित है कि उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में दिए गए निर्णयों में कौन सा मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय से पुनः अभिपुष्ट किया गया? कौन? तो सी हो केशवानंद भारती मामले में। 77 देखिए कि संसद की प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच कितनी अधिकतम अवधि का अंतर नहीं हो सकता? ये क्वेश्चन बेहद आसान सा है। तो है 6 माह। क्वेश्चन नंबर 78, किस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है? किस स्थिति में? तो याद रखिएगा, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा घोषित करती है कि राज्य सूची का विचाराधीन विषय राष्ट्रीय महत्व का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो अभी आपने पढ़ा 249 अनुच्छेद 249 के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है? तो संसदीय अधिनियम के द्वारा संसद को अधिकार है कि उसके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना, तो संसद अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करेगा। दूसरा देखिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो ये होगा आपका केवल दूसरा कथन सही है। केवल दूसरा, पहला नहीं, दूसरा कथन सही होगा। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका बीपीएससी टीआरई 3 के लिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जिसको हमने सॉल्व किया और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। तमाम सॉल्व पेपर या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबको सॉल्व कर रहे हैं और अलग से मैराथन क्लास भी और अलग से टॉपिक वाइज भी एमसीक्यूज हैं। आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके सबको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।